कैसे हो सब बेटा। आज के हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के बारे में। तो इन सबको देखने से पहले हम देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस हमने पढ़ा था इसके पहले वाले अंक में अपने, वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर हैं इन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। क्योंकि आपको मालूम है कि जो करंट है हमारा वायर में फ्लो करता है और वायर के अंदर ही रेजिस्टेंस हमारा मिलता है या रेजिस्टेंस होता है। और ये जो रेजिस्टेंस होता है ये कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं, इन पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो हम उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें हम फेज कवर करेंगे वो हम ये कवर करेंगे कि द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। ओके, क्या हुआ हमारा फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। फर्स्ट इज द लेंथ ऑफ द वायर। सबसे पहले आता है लेंथ ऑफ द वायर, कि जो रेजिस्टेंस है हमारा वो वायर की लेंथ पे डिपेंड करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है, कम होगी तो कम है। तो कहने का मतलब अगर वायर की लेंथ को हम डबल कर देते हैं, इफ द लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड, देन क्या हो जाएगा आपका जो रेजिस्टेंस है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, वहां पे डबल हो जाएगा। क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त कि हमने वायर की लेंथ को डबल कर दी, अब रेजिस्टेंस क्या होगा। बेटा उस केस में रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस भी डबल हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप कह सकते हो कि आर जो है हमारा, आर मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, ये टॉपिक मतलब एक इक्वेशन हमारी ये बनी। दूसरा है ये किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर मतलब कितने वो एरिया को कवर कर रहा है। तो बट जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इट शुड बी योर इक्वेशन नंबर 2। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा एरिया दिया हुआ है या जो वायर का एरिया है अगर वो डबल हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डबल। देखो यहाँ पे क्या है कि जो एरिया को हम यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूं आपको, एरिया क्या हो जा रहा है आपका, डबल हो जा रहा है। तो रेजिस्टेंस जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। बात समझिएगा, एरिया गेट डबल देन रेजिस्टेंस गेट हाफ। एरिया आपका क्या हो गया, 2a हो गया, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस चीज को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय हमें ये काम पड़ेगा। एरिया डबल, रेजिस्टेंस हाफ। ओके, आगे फिर हम चलते हैं अपने, इसके बाद फिर क्या देखते हैं, इसमें एक छोटी चीज और है कि एरिया डबल होगा, रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। अगर एरिया हाफ हो गया तब एरिया हमारा क्या हो गया, a/2 जो एरिया था, तब हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तब बेटा हमारा रेजिस्टेंस जो है वो डबल हो जाएगा। अगर एरिया हाफ होता है, एरिया हाफ तो रेजिस्टेंस डबल, और एरिया डबल तो रेजिस्टेंस हाफ। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हमें दो इक्वेशन मिल गई हैं, एक R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, दूसरा R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसके बाद आता है कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आपको मालूम है जितने भी वायर होते हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस में ज्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं। तो दूसरा क्या है जो मेन फैक्टर है, तीसरा फैक्टर की बात करते हैं, इट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द, टेम्परेचर कह सकते हो, ठीक है, ये तीसरा हो गया। चौथा और लास्ट हम कह सकते हैं
नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल मतलब ये है कि बेटा जो हमारा रेजिस्टेंस वायर है या जो हमारा वायर है वो किस नेचर यानी किस मटेरियल का बना हुआ है। कॉपर का है तो रेजिस्टेंस कम होगा, सिल्वर का है तो रेजिस्टेंस और कम होगा, गोल्ड है तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बट अगर नाइक्रोम का ले लिया तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, वायर वही है, वही सेम लेंथ लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम लिया, बट मटेरियल अलग कर दिया, तो नेचर में क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। राइट, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो हम मेन दो को पिक करेंगे, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को बेटा कंबाइन कर देंगे। अब यहां से चलते हैं कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को बेटा हम कंबाइन कर देंगे। ठीक है, क्या मिल जाएगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन कर लेंगे। ओके, देन वी कैन गेट कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, आर तो हमारा कॉमन हो जाएगा एल बाई ए। अब देखिएगा यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी है, प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे। आपको मालूम है जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, तो यहाँ भी हम हटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी, आर इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू रो होगी एल बाई ए, वेयर रो इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट which is called resistivity और specific resistance। यही जो रो है हमारा, जो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने पे कांस्टेंट मिला है, इसी को रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। रो इज इक्वल टू ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आर ए बाई एल। ठीक है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का बेटा फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये इस तरह से डिराइव होके आता है, आप इसको 12th क्लास में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी 10th में था, बेसिक था, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, कुछ डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है ना, एक चीज और देख लीजिएगा, इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसकी यूनिट क्या होती है। आपको मालूम है रेजिस्टेंस की यूनिट जो होती है बेटा वो क्या हो जाती है, हमारी ओम हो जाती है। आपको ध्यान रखना है इन चीजों का। ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस तो ओम हो गया, और एरिया क्या हो जाता है हमारा, जो एरिया है आपका वो हो गया मीटर स्क्वायर, ओम मीटर स्क्वायर, और लेंथ जो है वो मीटर में हो जाएगी, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाए, क्या मिलेगा, ओम मीटर। तो यूनिट क्या होती है इसकी, ओम मीटर इसकी यूनिट हो जाती है बेटा। ठीक है, तो इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। कुछ और सब्सटेंसेस हैं, उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो मैं आपको अभी इसके बाद आपके स्क्रीन पे पुट कर दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं उसको। ठीक है ना, किसकी कौन सी है, कुछ आप उसमें से इंपॉर्टेंट है जिनको याद कर लेंगे। ओके, बेटा तो एक चीज और यहाँ पे आप देख लीजिएगा इसके साथ के साथ, यूजेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेजिस्टिविटी। कुछ मटेरियल्स दिए हुए हैं, इनकी लिस्टिंग हमने कर रखी है यहाँ पे, उनके यूजेज क्या क्या है। ठीक है, उनकी रेजिस्टिविटी के ऑर्डर में हमने उसको लगा के रखा है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कॉपर एंड एल्यूमिनियम पॉजिट लो रेजिस्टिविटी। आपको मालूम है इनमें लो रेजिस्टिविटी होती है, कम से कम रेजिस्टेंस को एक्वायर करते हैं, इसीलिए इनका यूज एज ए कनेक्टिंग वायर हम लोग करते हैं। अभी आपने जब हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे थे तो हमने कहा था आपको कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर डबल हो गया तो जो रेजिस्टेंस होता है वो हाफ हो जाता है, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा हाफ हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से जैसे हम बात करते हैं अगर कोई वायर है वो बहुत थिक है तो उसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होगा,
बट थिक वायर जो होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका क्या होता है, ज्यादा होता है। ज्यादा हो गया मतलब मोटा वायर है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा उसका, कम होगा। यानी कि थिक वायर जो होता है हमारा, उसमें क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है। और जो थिन वायर होता है, वायर थिन हो गया हमारा, पतला हो गया, तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक उसमें क्या हो जाएगा, हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा हीटिंग एलिमेंट्स। हीटिंग एलिमेंट्स में जो चीजें गर्म हो जाती हैं या हीट, जैसे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, आपका रूम हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, ये सारी चीजें इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। मेड ऑफ नाइक्रोम, नाइक्रोम वायर की बनी होती है। ठीक है ना। नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस जो होता है बहुत हाई होता है। एकदम आपने देखा होगा नाइक्रो हीटर को एकदम जलने लगता है। बट वहां पे आप एक चीज ध्यान रखिएगा, दे डू नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर। वो हाई टेम्परेचर तो शो करते हैं बट ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो जल के तुरंत खत्म हो जाएंगे। वहां पे टेम्परेचर हाई शो करेंगे बट ऑक्सीडाइज नहीं होते, इसीलिए हम उनको हीटिंग एलिमेंट्स में यूज करते हैं। इसी तरह फिर आपका आता है टंगस्टन। अब तो हम लोग सीएफएल वगैरह और एलईडी वगैरह यूज करने लगे, बट अगर आपने रेड वाली बल्ब देखी हो तो उसमें टंगस्टन को यूज करते हैं, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। जिसका बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। क्यों टंगस्टन यूज करते हैं बेटा, बिकॉज ऑफ द हायर मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इसका कितना होता है, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है मेल्टिंग पॉइंट। इस पे जाके वो पिघलेगा, इतना टेम्परेचर होगा तब, इसीलिए बल्ब हमेशा कंटिन्यू चलता रहता है। लास्ट टाइम देखा होगा, इंसुलेटर आर यूज्ड टू प्रिवेंट फ्रॉम करंट। इंसुलेटर्स हम यूज करते हैं करंट से प्रिवेंट करने के लिए। इंसुलेटर में कई सारी चीजें रह जाती हैं, आप एक प्लास्टिक हो गया, वुड हो गई, क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स हो गए, ये सब आपको इलेक्ट्रिक शॉक से प्रिवेंट करते हैं। बट वैसे अगर हम आपकी बिजली विभाग जो है, आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, उसमें बात करें तो आपने पोल्स पे देखा होगा जो डार्क कलर का, डार्क चॉकलेटी कलर का एक आपका चीनी मिट्टी टाइप का बर्तन लगा होता है, बर्तन कह सकते हैं, वेसल कह सकते हैं, जिसपे आप वायर कनेक्ट करके बांधते हो, उसको इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है ना। आपका यही जगदीशपुर के पास बीएचएल का प्लांट है, वहां पे इंसुलेटर बनता है। ठीक है। आपके स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, आप उसको देख लीजिए, उसको इंसुलेटर बोलते हैं। बाकी कोई भी चीज जो इलेक्ट्रिक शॉक से प्रिवेंट करती है वो इंसुलेटर होती है। होप सो आप लोग को अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। और उसके लिंक्स आपको वीडियो में मिल जाएंगे। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लगी हो वो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बाकी और भी लोगों को रिकमेंड कर सकते हो। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।